हेलो। हाँ तो बालको, आप सभी को जय माता दी और नमस्ते सभी बच्चों को। तो बालको देखो, आज एक नया चैप्टर लेके आया हूं और उसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, यहां से हम ये कह सकते हैं कि हमारी फिजिक्स स्टार्ट होती है लॉज ऑफ मोशन से। ठीक है, तो ये जो हमारा लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखो, मोशन हमें पता है, चाल, गति किसी एक वस्तु का या किसी एक ऑब्जेक्ट का एक जगह से डिस्प्लेस होकर दूसरी जगह तक जाना और वो डिस्प्लेसमेंट उसकी कॉन्टिन्यूअस रहना, इसी को हम लोग जो है मोशन कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। क्लियर? तो अब हम लोग बात करेंगे यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कि मोशन का कारण क्या है। देखो, मोशन का एक सिंपल सा रीजन है, मोशन का एक सिंपल कारण है और उसको बोलते हैं फोर्स। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं और चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन और इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फोर्स। इसको बोलते हैं हिंदी में बल। ठीक है, देखो फोर्स क्या होता है, कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में, नाइन्थ में, एट्थ में या और भी किसी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि फोर्स का मतलब होता है पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अंडरगो द पुश और द पुल फॉर्म, जब उसको कोई खींचे या उसको कोई धकाए तो उसको फोर्स कहते हैं। एक्चुअल में देखो होता भी यही है कि सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें तो धक्का मारना, धकाना या खींचना ही फोर्स है। जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो और वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करे, इंटरेक्ट करने का मतलब ये है कि वो उसके ऊपर अपना असर डाले, वो उसके ऊपर अपना प्रभाव डाले। ठीक है, तो वो जो उसका प्रभाव होगा वो किसकी फॉर्म में होगा? फोर्स की फॉर्म में होगा। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में रहेगा तो हमें पता है कि भाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फंडामेंटल हमारा एक नियम है, वो हमारे को ये बताता है कि भाई ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करेंगी। अट्रैक्शन का मतलब होता है ये एक दूसरे को खींचेगी अपनी तरफ। ठीक है, तो वो जो खींचना है अपनी तरफ वही फोर्स है। अब दूसरी भाषा में अगर कहें तो जैसे इलेक्ट्रिक फिनोमेना हमारे को पता होता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, तो रिपल्सन भी फोर्स है। वो उसमें क्या होता है? धक्का मारता है उसके ऊपर, उसको अपने से दूर धकेलता है। तो अपने से दूर धकेलना या अपनी तरफ खींचना ही फोर्स होता है। सिंपल बात है। अब इस फोर्स को अगर हम लोग डिफाइन करने चाहें तो कई तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। न्यूटन ने इसको सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन करा था और न्यूटन के हमारे 3 लॉ भी हमारे पास होते हैं। ठीक है, उनकी बात हम आगे करेंगे तो हमारे को ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी हम लोग फोर्स के ऊपर फोकस करेंगे और फोर्स को ही डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, हमें पता है कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो मास की वजह से बनती है, यानी कि मास जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट के पास होता है। ठीक है, ये बात हमारे को क्लियर है। अब क्या होगा कि एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करेगा ग्रेविटेशन की वजह से, तो इसी को हम लोग फोर्स कह देते हैं। क्लियर है? तो अब अगर हम कहें कि ये फोर्स करता क्या है, क्या इसका मीनिंग होगा, तो देखो फोर्स जो है वो मोशन को चेंज करता है। ये भी हो सकता है कि वो मोशन क्रिएट करे, वो मोशन को बढ़ा भी सकता है, मोशन को घटा भी सकता है और एक मोशन की डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो मूविंग है और एक वो स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, तो अगर हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहें तो हमें उसको फोर्स लगाना पड़ेगा उसके ऊपर। जब तक फोर्स नहीं लगेगी वो ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो फोर्स हमें को समझ में आ गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना या धकेलना ही फोर्स होता है, उसी को हम लोग बल कह देते हैं, द पुश एंड पुल, सिंपल भाषा में। अब इसकी यूनिट क्या होती है? देखो, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। अब मैं आपके सामने कुछ फंडामेंटल नेचर की फोर्स की बात करूंगा। तो देखो, सबसे पहले तो क्या होता है हमारे पास
एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर होता है हमारे पास स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स भी एक हमारे पास फोर्स की टाइप होती है, ठीक है। फिर है टेंशन, ठीक है, वेट, रिएक्शन, और जो है टेंशन, वेट, रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और कौन सा होता है भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो इसके बाद तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग जो है इसके ऊपर इसमें इसको ध्यान रखते हैं। तो 2, 4, 6, 7 हो गए, 8 होने चाहिए भैया, एक और रह गया, उसका नाम है फ्रिक्शन। तो ये देखो, ये 8 तरीके की हमारे पास फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से क्रिएट होती है, ठीक है, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट होंगे, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वो अट्रैक्शन ही फोर्स हो जाएगा। इसका फॉर्मूला भी हमारे पास बन जाता है Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r²। ये इसको निकालने का तरीका होता है। G हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 और m2 हमारे मासेस है, और r हमारा रेडियस है। फिर होता है हमारे पास स्प्रिंग फोर्स। देखो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। स्प्रिंग फोर्स एक हमारे पास सिंपल सा एक कोई भी अगर एक वायर हो, उस वायर को अगर हम एक हेलिकल फॉर्म में उसको एक शेप दे दे, तो हेलिकल फॉर्म की जो शेप होगी उसकी वजह से उसके अंदर उस एक खास डिजाइन की वजह से उसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाएगी, जिसका नाम हमने स्प्रिंग फोर्स रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स क्या करती है कि अगर मान लीजिए कि ये एक स्प्रिंग है, इसके साथ हमने यहां एक मास अटैच कर रखा है और यहां से हमने इस स्प्रिंग को फिक्स कर रखा है। इसकी खासियत ये होती है कि अगर हम इसको इधर खींचेंगे तो स्प्रिंग की फोर्स अपोजिट इस तरफ लगेगी। यहां पर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है एफ एक्सटर्नल, और यहां लगी है एफ एस स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। लेकिन अगर हम उल्टा कर दे कि स्प्रिंग हमारे पास ये है और हमने इसको बाहर की फोर्स की हेल्प से, एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से हमने इसको दबा दिया, तो अब स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगी, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होती है वो होती है एफ एस इज इक्वल टू -kx, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स होती है ये हमारी किस वजह से किस में क्रिएट होती है, सिर्फ और सिर्फ ये स्प्रिंग में ही मिलेगी और ये फोर्स कहीं नहीं मिलेगी। और ये इसका फॉर्मूला होगा। के क्या होता है, के होता है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये हमारे को ये जो के है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये हमें ये बताता है कि जो हमारा स्प्रिंग है वो कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है, यानी कि स्प्रिंग हमारा एकदम कठोर है या लचीला है। उस कठोरता और उस लचीलेपन का जो मापने का जो पैमाना है वो ये स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है, ठीक है। एक्स इसमें डिस्प्लेसमेंट है। एक होता है टेंशन, ठीक है। टेंशन क्या होता है, देखो टेंशन का मतलब कहां पर हमारे को देखने को मिलेगा। टेंशन हमारे को मिलेगा रस्सी में या एक डोरी में, ठीक है। हमारे पास कोई भी अगर एक डोरी है, डोर है कोई, ठीक है, या डोरी है, रस्सी है, कोई रस्सा है, तो वो उसको खींचने से उसके अंदर जो फोर्स डेवलप हुई उसका नाम हमने टेंशन रखा हुआ है। और इसका नेचर कैसा होता है, हमेशा खींचने का नेचर होता है। आप हमेशा एक बात मान के चलना, ये फंडामेंटल अपने दिमाग में बैठा लो कि रस्सी के अंदर हमेशा टेंशन क्रिएट होगी और टेंशन हमेशा खिंचाव पैदा करेगी, और हमेशा जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ वो रस्सी बंधी होगी ये इसको अपनी तरफ खींचेगी। इसका यही काम है। रस्सी कभी भी दूर नहीं धकेल सकती। मान लीजिए कि एक रस्सी के साथ
मैंने यहां पर कोई एक मास m लटका दिया ऐसे करके, तो इस रस्सी में जो खिंचाव की दिशा होगी वो ऊपर की तरफ होगी। तो ऐसे हम लोग एरो दिखा देंगे कि टेंशन ऊपर लग रही है। ऊपर लगने का मतलब क्या है कि ये रस्सी इस लटकी हुए मास को ऊपर की तरफ खींच रही है। तो मान लीजिए आपके पास अगर कोई रस्सी है और आप उसको अगर रख दें, ठीक है, और उसके साथ कोई मास लटका के छोड़ दें, तो वो रस्सी क्या करती है, उसके वेट को ऊपर खींच रही होती है, क्योंकि वेट हमेशा नीचे लग रहा होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने अगला पॉइंट वेट का रखा था। वेट ऑब्जेक्ट का एक फोर्स होती है, ये याद रखना। बच्चे अक्सर मास में और वेट में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो वेट क्या होता है, वेट होता है mg, यानी कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास m है। देखो मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो होती है किलोग्राम। लेकिन जो वेट है इसकी यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन इसकी यूनिट होती है, ये याद रखना। बहुत सिंपल सी बात है, mg होगा। ये वेट किस वजह से क्रिएट होता है, देखो ये वेट होता है ग्रेविटी की वजह से। हमें पता है हम अर्थ प्लेनेट पर है, तो अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये अर्थ का बेसिक नेचर है। क्यों करती है, क्योंकि अर्थ का मास इस प्लेनेट पर रहने वाली हर ऑब्जेक्ट से ज्यादा है। तो इसीलिए ज्यादा मास हर कम मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो वो जो अट्रैक्शन हमारे को यहां देखने को मिला, या जो वो अट्रैक्शन हमारे को यहां जो फील हुआ, वो कितना ज्यादा है या कितना कम है, वो हम कितना कैलकुलेट करेंगे, वो इस mg फॉर्मूले से क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो mg हमारा क्या हो गया, वेट। तो अब आप याद रखेंगे कि वेट भी एक फोर्स होता है। ठीक है, फिर होता है रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन क्या होता है, देखो रिएक्शन का मतलब होता है, ये न्यूटन के तीसरे नियम से आया था, एक्शन एंड रिएक्शन अपोजिट एंड इक्वल वाले से। आपको पता है ये ऑब्जेक्ट है भैया, इसके ऊपर अगर ये एक टेबल के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, ये मास m है, तो हमें पता है कि इसका जो वेट है वो नीचे ही लगेगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ है। तो इसका जो ग्रेविटी जब नीचे की तरफ है, तो इसके ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स है अर्थ के द्वारा, वो भी नीचे की तरफ है। जैसे कि ये एक मास ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको छोटा, ये नीचे ही जाएगा। ये ना तो ऊपर जाएगा, ना इधर जाएगा, और ना इधर आएगा, ये सिर्फ नीचे आएगा। तो इसको हमने रख दिया mg। अब देखो ये क्योंकि यहां पर बैलेंस्ड है, ना तो ये मास नीचे जा रहा, ना ये ऊपर जा रहा, इसका मतलब ये जो टेबल का जो ये सतह है, ये जो टेबल का सरफेस है, ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स का भी हमें कुछ नाम रखना चाहिए। वो फोर्स इसने किस तरफ लगाई, इस टेबल ने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ लगा रखी, जिसको हम लोग इधर बना देते हैं। उसका नाम हमने रख दिया आर, रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो वेट है, ये जो वेट है, इसको हम बोल देते हैं फिजिक्स में एक्शन। एक्शन किसने बोला था, सबसे पहले एक्शन बोला था न्यूटन ने, और इसी को उसने नाम दिया था रिएक्शन। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन अपोजिट एंड इक्वल। तो आपको पता लग गया कि फिजिक्स की भाषा में एक्शन का मतलब भी फोर्स ही है, रिएक्शन का मतलब भी फोर्स ही है, लेकिन ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर होती हैं। कब, जब एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो या रेस्ट पर हो, वो ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं ना जा रहा हो, एक जगह एक समतल सरफेस के ऊपर, एक समतल सतह के ऊपर अगर वो रखा हुआ है, तो हमें पता है कि ये जो रिएक्शन है और जो ये एक्शन है या वेट है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। अपोजिट का मतलब फिजिक्स में होता है उल्टा होना, यानी कि अगर वेट नीचे की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड, तो इस ऑब्जेक्ट को यहां पर बैलेंस रखने के लिए ये ऑब्जेक्ट, ये जो टेबल का सरफेस है, ये टेबल का सरफेस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसका नाम रिएक्शन रख रहा है। ठीक है, तो क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसी वजह से इसका नाम दूसरा रखना पड़ा है। मैग्नीट्यूड भले ही सेम है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अलग है, इस वजह से इसका दूसरा नाम है। हालांकि इक्विलिब्रियम में जब आप क्वेश्चन करेंगे W इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू r, आप कई जगह लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स।
ठीक है, देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स कहां होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में। अब हमें पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन नाम का एक पार्टिकल होता है, हमारे पास प्रोटॉन नाम का एक पार्टिकल होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स का नाम हमने इलेक्ट्रिक फोर्स रखा हुआ है। क्या नाम रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ये उसकी चार्ज प्रॉपर्टी की वजह से क्रिएट होता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स का कॉन्सेप्ट आ गया, इलेक्ट्रिक फोर्स का। Q1 और Q2 हमारे दो चार्ज है, यानी कि आप मान लीजिए ये दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो प्रोटॉन हो सकते हैं, या एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन भी हो सकता है। तो हम लोग यहां पर इसको इस तरीके से लिखेंगे, के इसमें कूलम कांस्टेंट होगा, के होगा इसमें कूलम कांस्टेंट। इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको हम लोग 9 इंटू 10⁹ बोलते हैं, और ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स बन जाएगा। नेक्स्ट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक मूविंग ऑब्जेक्ट पर ही एक्शन में आएगा, और मूविंग ऑब्जेक्ट में भी ये कब आएगा? जब ऑब्जेक्ट मुड़ रहा होगा, यानी कि सीधा जा रहा है और सीधा जाते हुए जब ऐसे मुड़ना चाहेगा, तो किसी ऑब्जेक्ट को मोड़ने के लिए, उसकी दिशा को बदलने के लिए हमें एक फोर्स की जरूरत होती है, और वो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्री का मतलब होता है सेंटर, और पिटल मतलब होता है उसकी तरफ। तो जो फोर्स एक सर्कल के ऊपर, क्योंकि सर्कल हमारे पास सबसे बढ़िया तरीका है, इस पे हम पूरा राउंड घूम जाते हैं, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल इसके ऊपर ऐसे किसी भी दिशा में यूं करके चक्कर काट रहा है, तो जब तक उसके ऊपर इस तरफ दिशा में, इस दिशा में फोर्स नहीं लगेगी उसके सेंटर की तरफ, तब तक वो मुड़ नहीं पाएगा। अगर ये फोर्स जीरो हो गई तो ये ऑब्जेक्ट यहीं से सीधा चला जाएगा, इस प्रकार से। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स हो गई? जो सेंटर की तरफ लगती है, ठीक है। हमारे को ये बात क्लियर हो गई, ठीक। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमेशा किसी दूसरी फोर्स की वजह से क्रिएट होती है, इस बात को याद रखना। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv²/r, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होगा। ये हमारे को बात समझ में आ गई। और एक और बात समझ में आ गई, क्या? कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किसी दूसरी फोर्स की वजह से क्रिएट होगी। जब तक कोई वो फोर्स वहां क्रिएट नहीं है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें वहां चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर हमें उसको सर्कुलर पाथ पर करना है, या कर्व पाथ पर अगर हमें उसको टर्न करना है, या अगर मैं इसको सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, तो आप इसको ऐसे समझिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो सीधा जा रहा है और उसको मुड़ना है यूं करके, ठीक है। अगर उसको यूं सीधा जाके और यूं मुड़ना है, तो ये जब तक वो मुड़ने वाली अवस्था में रहेगा, यानी कि जब तक वो उस घुमाव वाले हिस्से पे रहेगा, जब तक वो अपने घूम रहा है, तो वहां उसको एक फोर्स चाहिए। उसको हर एक बिंदु पर, हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। वो डायरेक्शन जब हमारी चेंज होती रहेगी, तो उसका कारण जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्योंकि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था, फोर्स 3 काम करती है। मोशन क्रिएट करती है, मोशन को चेंज करती है, और मोशन की डायरेक्शन बदलती है। फोर्स के 3 काम होते हैं मेनली, ठीक है। तो ये आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर ये तो हो गए हमारे यहां पर साथ, एक और रहता है जिसको मैंने हटा दिया यहां से, उसका नाम होता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है भाई। फ्रिक्शनल फोर्स ये घर्षण की वजह से होता है, रगड़ने की वजह से। देखो, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में मोशन में है और एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है दूसरे के साथ में, और उन दोनों में डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट है। फिजिकल कांटेक्ट का मतलब है कि वो दोनों के दोनों एक दूसरे के टच में है, ठीक है। अब जैसे ये मैंने इस सतह के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर मैंने इस ऑब्जेक्ट को रख दिया, और मैं इसको इस दिशा में फोर्स लगा करके खींचता हूं, तो ये तो हो गई मेरी एक्सटर्नल फोर्स जो मैंने बाहर से लगाई है, ठीक है। लेकिन यहां ये जो सतह है, इस सतह के ऊपर भी
ये जो सतह है ये क्या करेगी कि इसकी टेंडेंसी होगी कि ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव ना करे, तो उसको मूव ना करे और अल्टीमेटली बात क्या है कि वो उसको रोकने की टेंडेंसी रखेगी। क्योंकि वो उसको रोकने की टेंडेंसी रखता है तो इसीलिए इस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं घर्षण। घर्षण का मतलब होता है वो बल जो रगड़ने से पैदा होता है। यानी कि अब आप इसको बहुत इजीली फील कर सकते हो। ये एक आपका हाथ है, इन दोनों को ऐसे रगड़िए तो आपको जो ये अपने इस सरफेस पर और इस सरफेस पर जो फोर्स फील होती है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो आप चलते हैं फर्श के ऊपर। देखो बच्चों, जब आप कई बार चलते हैं अपना पैर नहीं उठाते, तो पैर को फर्श के ऊपर जब आप ऐसे ही घसीट के चलते हो, रगड़ के चलते हो, तो वो जो फोर्स आप फील कर रहे होते हो वो फ्रिक्शनल फोर्स होती है। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ दिस फोर्स इज रगड़ना, घर्षण। ठीक है, एक सतह से दूसरे के ऊपर। ठीक है, हालांकि इसमें अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आती है और जो है जी क्रेस्ट एंड ट्रफ के बीच का इंटरलॉकिंग होती है, वो थोड़ा डिटेल मैनर है। जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे उसको वहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बारे में मैं अभी कोई डिस्कशन नहीं चाहता, क्योंकि अभी मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ फोर्स को समझे और फोर्स के टाइप को समझे। ठीक है, तो फोर्स की हो गई ये हमारी बात यहां तक फ्रिक्शन की। अब जो फोर्स है उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं उसके रेंज ऑफ एक्शन से। ठीक है, देखो फोर्स, सबसे पहले तो ये बात मान के चलना कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो बेटा, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है वो क्वांटिटी या वो राशि जिसके पास दिशा है, सदिश। इसको हिंदी में वेक्टर को क्या बोलते हैं? सदिश, सदिश। ठीक है, तो जो सदिश राशि हो या वेक्टर क्वांटिटी हो तो उसके पास दिशा होगी, वो खास निर्धारित दिशा में ही मूव करेगा। तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स भी हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लगेगी, गिवन डायरेक्शन में ही वो लगेगी। ऐसा नहीं है कि एट रैंडम वो किसी भी तरफ लग जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। फोर्स हमेशा एक क्या है, जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक पोलर वेक्टर है। ठीक है, अगर मैं इसको वेक्टर के डिफाइन में, वेक्टर की क्लासिफिकेशन में चला जाऊं तो फोर्स एक पोलर वेक्टर है, और पोलर वेक्टर वो होता है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। ठीक है, तो ये हमारे पास वेक्टर होगा और इसकी यूनिट है न्यूटन। हमें को समझ में आ गई है। अच्छा, अब देखो, अगर मैं फोर्स को बात करूं तो फोर्स को मैं दो तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूं। कैसे? एक होती है कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, और दूसरी होती है शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, और एक तीसरी होती है लॉन्ग रेंज फोर्स। ओके, लॉन्ग रेंज फोर्स। ये हमारे पास तीन तरीके की फोर्सेस अवेलेबल है। देखो, कांटेक्ट फोर्स तो वो होती है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट फिजिकल टच में है और वो ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्ट अपना असर छोड़ रही है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये लठ। अब भाई देखो, मेरी क्लास में लठ तो जरूर दिखेगा, ठीक है ना। अब ये लठ अगर यहां रखा है, अगर आप इसको ऐसे नीचे की तरफ दबा रहे हो यूं करके, तो आप ये क्या कर रहे हो? इस पे फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, अब जैसे ये यहां आया, ये जो इसने यहां एक्ट करा, तो दैट इज कॉल्ड फोर्स। ये जो फोर्स हुई ना, ये कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि ये फोर्स भले ही ये मास है, ये मोशन में है, इसके पास फोर्स है, लेकिन वो फोर्स तब फील होगी जब ये इससे यहां टच करेगा। तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करे और जब फोर्स फील हो तो वो कांटेक्ट फोर्स होती है। कहां पर मिलेगी? जैसे हथौड़े से कील ठोकना, तो जब तक हथौड़ा और कील आपस में नहीं टकराएंगे तब तक वो फोर्स वहां फील नहीं हो सकती। थप्पड़ मारना, ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्स का। ठीक है, कोई बालक नहीं पढ़ रहा है, दो उसके खींच के मार दिया, उसकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। ये लठ इसीलिए रखा है यहां पर, ठीक है ना, बिल्कुल। क्योंकि भैया देखो, अपना तो आई एम ए ओल्ड स्कूल टीचर, ठीक। तो यार देखो बच्चों, ओल्ड स्कूल टीचर के तो भैया यही गुण होते हैं। लठ उसकी क्लास में मिलेगा, ठीक है, और ये तो होना बड़ा आवश्यक है। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स कौन सा हो गया? जो डायरेक्ट फिजिकल टच से क्रिएट हो। समझ आ गई बात। शॉर्ट रेंज फोर्स,
अब यार नाम में ही सब कुछ है, शॉर्ट रेंज, रेंज मतलब दूरी, शॉर्ट मतलब छोटी, और फोर्स बल यानी कि वो बल जिसका इफेक्ट है वो बहुत छोटी दूर तक हमारे को दिखाई दे। ये कहां पर मिलता है? ये न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर मिलता है हमारे को। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स होती है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ जोड़ के कस के बांध के रखती है न्यूक्लियस के अंदर, उस फोर्स को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, और ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। ठीक है, तो ये है। अब फिर आ गया लॉन्ग रेंज फोर्स। आपको पता है ये वो होगी जो दूर तक अपना असर दिखाएगी। ये वाली जो फोर्स है ना, लॉन्ग रेंज फोर्स, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है क्या? कि ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कभी भी जीरो फोर्स, कंप्लीट जीरो नहीं हो सकता, नेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर है और अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ही करेगी। तो इसका मतलब हर ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट कर ही रही है। आपको क्या लगता है कि हवाई जहाज जब इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही? नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही रही है। ठीक है, तो जो बहुत दूर तक जिसका असर हो, अब आपको पता है एयरक्राफ्ट तो बहुत ऊंचाई तक उड़ता है, कई हजार फीट ऊंचाई तक उड़ता है, तो जिस फोर्स की रेंज कई किलोमीटर तक हो वो हमारी लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। और इसकी जो रेंज होती है वो 10⁻⁻15 मीटर तक होती है, 10⁻15। शॉर्ट रेंज फोर्स की जो रेंज है 10⁻15, बहुत छोटे डिस्टेंस तक होती है, माइक्रो लेवल पर होती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होती है ये। और इसका जो इफेक्ट होता है अप टू फ्यू किलोमीटर, कुछ किलोमीटर तक हमें इसका असर देखने को मिलता है। और ये तो हमें पता ही है कांटेक्ट फोर्स क्या होगी, डायरेक्ट फिजिकल टच जब तक नहीं होगा तब तक ये अपना असर नहीं दिखाएगी। वो गाना सुना है ना, छुआ तो ऐसे, तो वो है उसमें एक वो वाला सीन भैया, वो अब गाना तो याद है नहीं पूरा, लेकिन वो छुआ, वो जो छूने से जो सिहरन पैदा होती है ना, बस वो वही वो एक फोर्स है जो करंट दौड़ जाता है किसी खास के छूने से। ठीक है, अच्छा अब आपको बताता हूं मैं फोर्स के कारण क्या होते हैं। ये जो फोर्स क्रिएट होती है इसके क्या रीजन होते हैं? देखो, हमेशा एक बात याद रखना, द रीजन ऑफ फोर्स आर ओनली टू, द रीजन ऑफ फोर्स आर टू ओनली। तो फोर्स के सिर्फ दो ही रीजन होते हैं। एक रीजन क्या होता है बच्चों? मास। क्या होगा? मास। और दूसरा रीजन क्या होता है? फील्ड। सिर्फ यही दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से फोर्स हमारे को ऑब्जर्वेशन में आती है या फोर्स हम फील करते हैं। तो याद रखना कि मास और फील्ड। अब देखो फील्ड कौन कौन सी होती है? फील्ड हमारे पास तीन तरीके की होती है। एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक होती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, और एक होती है ग्रेविटेशनल फील्ड। ये हमारे पास तीन तरीके की फील्ड है और ये तीनों फोर्स होती है। देखो, जैसे कि आपने एक चुंबक ली, दूसरी भी एक चुंबक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर बिना फिजिकल टच के दूर से ही अपनी फोर्स लगाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अगर हमने उनको सेपरेट करके दूर कर दिया तो अब उनके बीच में कोई भी फोर्स हमारे को देखने को नहीं मिलती है। क्लियर है? तो यानी कि एक खास रेंज में आने के बाद ही उनका असर हमारे को देखने को मिलता है। वो जो खास रेंज है, जितने जहां तक उसका मैग्नेटिक इफेक्ट हमारे को ऑब्जर्व हो रहा है, उस रीजन को, उस क्षेत्र विशेष को हमने बोल दिया है फील्ड रीजन। ठीक है, ऐसे ही एक चार्ज पार्टिकल होता है, यानी कि मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन अपने आसपास में एक इलेक्ट्रिफाइड रीजन क्रिएट कर लेता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कोई दूसरा चार्ज आएगा उसकी फील्ड में तभी वो फोर्स फील होगी और उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है F = QE। ठीक है, और तीसरा होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो मैंने आपको अभी कई बार रिपीट करके बता लिया कि अर्थ के मास की वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे को देखने को मिलती है। तो आप हमें समझ में आ गया कि जो फोर्स के रीजन है वो दो ही होते हैं, मास और फील्ड। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट ये समझते हैं कि सिर्फ मास ही एक रीजन है फोर्स का। नहीं, ऐसा नहीं है, फील्ड भी है एक रीजन। तो ये हमारे को क्लियरिटी मिल गई है कि फोर्स क्या होता है,
किस वजह से होता है, कितने टाइप का होता है और किस तरीके से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फोर्स का है। क्योंकि बेटा देखो, भले ही आपको लगे कि सर आपने इस 30 मिनट के वीडियो में अभी तक कुछ बात नहीं, देखो बेटा मैंने आपके फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग किया है, मैंने 8 तरीके की फोर्स लिखी है। अब आपको क्लैरिटी मिल गई कि जब भी आप टेंशन का सवाल करोगे, कोई ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें टेंशन एक्शन में है, ठीक है, जहां पर वेट है, जहां रिएक्शन है, जहां फ्रिक्शन है, आप सभी इनको क्या समझोगे कि ये फोर्स है। इनकी यूनिट आपको पहले से ही पता है कि इनकी यूनिट न्यूटन मिलेगी, आपको पहले से ही पता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इनकी डायरेक्शन है, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और फोर्स करती क्या है? 3 काम करती है। मोशन, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसको मूव करवा देगी, कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो उसकी स्पीड को कम और ज्यादा कर देगी, और कोई ऑब्जेक्ट अगर एक सीधी डायरेक्शन में मूविंग है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगी। ठीक है, तो जो फोर्स है वो 3 काम करेगी, स्पीड अप, स्पीड डाउन एंड चेंज ऑफ डायरेक्शन। क्या है बोलिए मेरे साथ? स्पीड अप, स्पीड डाउन एंड चेंज ऑफ डायरेक्शन। क्लियरिटी मिल गई? उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव है और बहुत ज्यादा ये आपको हेल्प करेगा अभी आने वाले चैप्टर में। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहे, उसमें मैं डिस्कस करूंगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ के बारे में बात करूंगा, सेकंड लॉ के बारे में बात करूंगा, और फिर मैं बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, इंपल्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। बेटा देखो मेरे टीचिंग स्टाइल की खासियत यही होती है कि मैं हर क्वांटिटी का फिजिकल एस्पेक्ट आपके साथ डिस्कस करके चलूंगा, क्योंकि अभी जितने भी NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी और NMC और जो NTA जो सवाल पूछ रहा है, वो हर क्वेश्चन ऐसा है कि आपको जब तक क्वांटिटीज का फिजिकल मतलब नहीं पता है और आपका मैथमेटिकल बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप उनमें स्ट्रगल करेंगे। तो याद रखें कि हर क्वांटिटी का फिजिकल मतलब समझें, वो कैसे एक्शन में आ रही है, क्या उसका रोल है, ये आपके लिए बड़ा ही आवश्यक है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।